नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका एड्रेस यहां पर आपको शो हो रहा है। साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं आज हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक जो है पुराना ही टॉपिक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मतलब इसका मतलब ये होता है बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का अर्थ ये है, सिंपल सी मीनिंग उसकी ये है कि भैया बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड को देखे, हर व्यक्ति को उसकी जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं जीवन के अंतर्गत, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए कैश ट्रांसफर करना, बिल्कुल वो ये मुद्दा है। और यहां पर ये बताया जा रहा है कि कई जगह जो है यूनिवर्सल इंश्योरेंस का प्रोग्राम जो है इंप्लीमेंट किया गया है, जापान में, ताइवान में, चाइना में। तो उसका एग्जांपल लिया गया है कि अगर इसके कारण आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, आपके पास पैसों की कमी है, तो आप वहां पर स्विच कर सकते हैं। इसको देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये आपका सेकंड और थर्ड दोनों पेपर में आएगा। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है G20 से रिलेटेड है, अभी भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिल रही है ना, तो इसलिए ये यहाँ पर टॉपिक रखा गया और हमेशा चर्चा में रहता है। कईयों बार हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, सेकंड पेपर में भी रख सकते हैं, थर्ड पेपर में भी रख सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड की लीडिंग जो है एक तरीके से इंटरनेशनल ग्राउंड पर इकोनॉमिक डोमेन पर फैसले लेने वाली इंपॉर्टेंट ये आपकी क्या है, संस्था है। इसके बाद फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे हम लोग, है ना। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि भैया हमने सीधी सी बात ये पढ़ी है कि आर्टिकल 73, 74, 75 आप पढ़ेंगे तो वहां पर सीधा आपको समझ में आएगा 75 सब क्लॉज 3 में कि विधायिका का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है, विधायिका में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, किसका होता है, मंत्रिपरिषद का। कुल मिला के इसका मतलब ये हो गया कि जब तक फ्लोर में जो आपकी सरकार है, अगर उसकी सत्ता है, तो वो सत्ता कब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोकसभा में, मतलब जो आपका कैसा जो आम सभा है जहां पर डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, जैसे राज्यों की बात करेंगे तो राज्य की विधानसभा हो जाएगी, तो वहां पर जब तक विधायिका में उनका बहुमत रहेगा तभी तक वो वहां पर सत्ता में रहेंगे। इसी के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो जब कभी क्वेश्चन मार्क लग जाता है किसी सत्ता के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि भैया इनकी जो है मेजॉरिटी नहीं रह गई है अब यहां पर विधायिका में, ठीक है, तो फिर उनको वहां पर फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ता है। तो ये देखेंगे हम लोग, सेकंड पेपर का कोर टॉपिक है, ये आपका बिल्कुल इजी पार्ट है। इसके बाद ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ट्राइबल्स को फोकस किया जा रहा है। उद्यमी से नाम ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इसके डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है ये, ताकि जो आम जीवन स्तर है आम लोगों का उसको सुधारा जा सके, है ना। ठीक है, इसको जो है आप थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स। मल्टी मोडल का मतलब क्या, उसमें रेलवे भी होगा, उसमें सड़क भी होगा और उसमें इनलैंड वाटरवेज को भी, इन सबको जो है इंटीग्रेट करके जो हमारा लॉजिस्टिक्स का एरिया है इसको क्या करना, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। थर्ड पेपर का पार्ट ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाएगा, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसकी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक, इसको डिटेल में देखेंगे अब हम लोग। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि भैया जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसके, अगर उससे आपके ऊपर
फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन में आप स्विच कर सकते हो, जिसको यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस बोला जा रहा है। तो ये आपका कंटेक्स्ट है। की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर कि कोविड-19 जो पैंडेमिक आई, उसके कारण बहुत सारी जो है दुविधा का सामना, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा गरीब लोगों को, अंत्योदय लोगों को और वंचित वर्ग के लोगों को हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं जो है उजागर हो गई। अब यहां पर कई अर्थशास्त्रियों ने माना है कि भैया अगर आपको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना है तो आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड कर दो अपने सिटीजन्स को। इस आयाम पर उन्होंने जो है वहां पर पुरजोर समर्थन किया, उसके पक्ष में तर्क दिया है। अब यहां पर आप देखेंगे कि भारत सरकार ने ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी के डोमेन में कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन यहां पर जो फाइंडिंग्स हैं वो आपकी बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि शांता कुमार जो कमेटी थी, है ना, एफसीआई रिफॉर्म्स पे जिसको सेटअप किया गया था, तो उसने बताया कि भैया एनएफएसए के अंतर्गत जो बेनिफिशियरीज हैं उनमें से 46% लोगों को फूड ग्रेन मिलता ही नहीं है। मतलब वो सहायता जो प्रदान की जा रही है उसमें से लगभग आधी आबादी को तो उसका फायदा ही नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ लगभग 400 मिलियन इंडियंस जो हैं वो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत नहीं सम्मिलित हैं। मतलब हमारे यहाँ सीधी सी बात है, आप अपना एग्जांपल लीजिए, हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हम मरणासन अवस्था में या फिर हमारी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, वरना रूटीन चेकअप हम लोग नहीं कराते। इसमें हम आप सब शामिल हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस की तो बात ही अलग हो, हम सोचते हैं ले लेंगे, लेकिन एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है और फिर उससे जो एक मिडिल क्लास आदमी है वो भी आपका बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाता है। ठीक है, तो ये एक तर्क आप अपने पास रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, कंक्लूड करने के लिए। अब यहां पर जो है बताया जा रहा है कि भारत में जो लगभग 500 मिलियन वर्कर्स हैं उनमें से 20% ले लीजिए, 1/5, मतलब 100 मिलियन जो आपके वर्कर्स हैं उनको किसी भी तरीके का इनकम सिक्योरिटी नहीं, सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत भी रख सकते हैं, जैसे पेंशन ग्रेजुटी हो गई और भी जो इनकम हो गई है ना, तो उस कवरेज के अंतर्गत उनको नहीं सम्मिलित किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 86% लोग तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो पहला हेल्थ सिक्योरिटी आएगा, इनकम सिक्योरिटी आएगा और फूड सिक्योरिटी भी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक, अब फूड सिक्योरिटी के बारे में यहां पर बताया जा रहा है, तो जो एनएफएसए एक्ट है हमारा 2013 का, उसके अंतर्गत क्या प्रोवाइड कराए जाने के लिए उसको लाया गया था। तो सीधी बात है कि अफोर्डेबल प्राइसेस में जो आपके देश में जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, जो भी आपके ऐसे लोग हैं जो उस तरीके की सुविधाओं को खुद नहीं अर्जित कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एडिक्वेट क्वांटिटी में क्वालिटेटिव फूड को उपलब्ध कराने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इससे होगा क्या, ये एक तो फूड सिक्योरिटी होगी, दूसरी चीज इसमें फोकस किया गया है, कीवर्ड है यहाँ पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी फोकस किया गया। अब सैलिएंट फीचर बताया जा रहा है इसका, तो रूरल पॉपुलेशन में देखें तो इसका कवरेज जो है 75% पॉपुलेशन में है और अर्बन पॉपुलेशन में 50%, एवरेज निकालेंगे तो टोटल का 67% पॉपुलेशन को ये कवर करता है। एंटाइटलमेंट की बात करें तो जो भी यहाँ पर जिन परिवारों को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो एलिजिबल है ना, जिनको प्रायोरिटी में रखा जाता है, तो उसमें प्रति व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। इसमें चावल 3 रुपए पर केजी, गेहूं 2 रुपए पर केजी और जो आपके मोटे अनाज हैं, है ना, वो आपके कोर्स ग्रेन्स जो है आपके, वो आपके 1 रुपए पर केजी मिलता है। ठीक, अब यहां पर जो अंत्योदय परिवार है उनको प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करने का प्रावधान किया गया। न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात करें तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं और चिल्ड्रन वगैरह होते हैं, है ना, 6 मंथ से 14 ईयर्स के, तो उनको वहां पर भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद इसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी दिया जाता है 6000 रुपीज, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स को और लैक्टेटिंग मदर्स को। इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसमें एक प्रावधान है कि जो भी परिवार में आपकी एल्डेस्ट वुमेन होगी जिसकी एज 18 इयर्स या 18 इयर्स या उससे ज्यादा होगी, तो उसको हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द हाउस होल्ड के रूप में यहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको डेजिग्नेट किया जाता है, तभी वहां पर राशन कार्ड इशू होता है। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को शो करता है। इसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी की बात करें तो आयुष्मान भारत जो आपका योजना, उसके बारे में आप लोगों ने पता ही होगा। तो सीधी बात है, इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया गया है। इसके 2 अप्रोचेस हैं। इसमें 1.5 लाख जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को क्रिएट किया गया। इसके बाद जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका उद्देश्य ये है
कि पर फैमिली को पर ईयर सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ठीक है ना, ये प्राइमरी के लिए नहीं है, ये याद रखिए, क्रक्स वो है, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पर फैमिली को पर ईयर 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। अब इसके भी ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं, है ना, इसका गलत यूज किया जाता है। कोई भी गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उनको पता है कि वहां से फंड आ जाएगा, तो वो 5 लाख रुपए का बिल बना ही देंगे, है ना। तो इसमें बोलते हैं कि सिंगापुर का मॉडल आप अडॉप्ट कर लो। जैसे सिंगापुर में आप देखोगे तो जो हेल्थ सेक्टर वो गवर्नमेंट ने ले रखा है, आपसे जो टैक्स लेते हैं उसमें से वो कुछ जो पार्ट वहां से निकाल के हेल्थ सेक्टर के लिए सेव करते हैं, और जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका खर्चा जो है गवर्नमेंट भी वहां पर बियर करती है, ठीक है। तो ये इससे जो है करप्शन कम हो जाता है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो क्या है, हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन है ना। तो ये तो मेन डोमेन है ह्यूमन रिसोर्स के डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगर आप देखेंगे तो जो सोशल एक आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होता है, या आपका ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है, या नेशनल कैपिटल का फॉर्मेशन है, तो वो किस पर बेस्ड है, हेल्थ और एजुकेशन में। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो हम धर्म जाति में ही उलझे हुए, तो यहाँ तक हमारे विचार ही नहीं जाते। अब कवरेज जो है इसमें बताया जा रहा है, इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ पीपल्स को जो है उनको कवर किया जाएगा, जो इंडिया में जिनकी आबादी बॉटम 40 है ना, क्योंकि जो नीडी लोग हैं उन्हीं को ये मुहैया कराया जाना है। बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा एसईसीसी के माध्यम से, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये कब आया था, ईयर बताइएगा जरा इसका कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर किया करिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करिए। इसमें मतलब 1 सेकंड का टाइम लगता है, 2 सेकंड का, इतने मतलब बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम तो निकाला जा सकता है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना डेली वही काम करने के लिए, एक जो है रेगुलर कंसिस्टेंट लगे रहने के लिए। अभी इतनी स्थिति खराब है भोपाल में, मैं भोपाल में ही हूँ इस टाइम पे, और बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है, ब्लैकआउट हो गया था, 38 आवर्स लाइट नहीं थी, फिर भी जो है आप लोगों के लिए कंसिस्टेंट जो है काम करने की जो एक जीवंतता है, जो एक मोटिवेशन, वो कैसे बना रहेगा, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो बना रहेगा ना। अब यहाँ पर इनकम सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों में आय सुरक्षा के लिए कई योजनाएं, कई इनिशिएटिव्स लिए, उसके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखेंगे तो नई पेंशन योजना लागू की गई है ना। अब प्रोविडेंट फंड के लिए जो आप ईपीएफ की बात करते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो उसको भी इंप्लीमेंट किया गया। इसके बाद असंगठित क्षेत्र के लिए हमारे पास प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, पीएम किसान है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। ये सब जो है इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करें तो ये फिक्स्ड रेगुलर कैश ट्रांसफर पेमेंट होता है ना, गवर्नमेंट के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है, सभी रेसिडेंट्स के लिए है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं होता, अनकंडीशनल होता है ये। इसमें किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देखा जाता है। और ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को जो है फुलफिल कर पाए। अब इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली जो है यूनिवर्सलिटी, मतलब ये एंटायर पॉपुलेशन के लिए है, कोई भी कंडीशन नहीं, इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देखा जाता है। अनकंडीशनली का मतलब क्या है, अनकंडीशनैलिटी का मतलब क्या है कि पेमेंट जो होगा वो विदाउट एनी कंडीशन दिया जाएगा। कुल मिला के ये कि कोई शर्त नहीं होगी, बात दोनों एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। एजेंसी की बात करें तो ये जो है इसमें जो आपको सुविधा दी जाती है, अब नाम ही उसका बेसिक इनकम, तो उसमें कैश ट्रांसफर दिया जाएगा, है ना, और इसमें कोई चॉइसेस वगैरह का इशू नहीं होगा, और जो प्राप्त करता है वो उसका उपयोग अपने हिसाब से कर सकता है जैसा वो उपयुक्त समझे। अब प्रॉब्लम्स क्या है, इसके अंतर्गत क्या प्रॉब्लम्स जो है वो सामने दिखाई देती, चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहली चीज हायर फाइनेंशियल बर्डन है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंप्लीमेंट करने में। अगर इसको देखा जाए तो इससे जो बर्डन आएगा जीडीपी में, वो जीडीपी के पर्सपेक्टिव में 4.5% आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा भाग है। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है कि अगर हम ये लागू नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे कि चाइना में, ताइवान में, जापान में देखेंगे आप तो ताइवान में 17% है लोगों को, है ना, कवर किया गया है, 9% है जापान में, 6% चाइना में, और हमारे यहाँ केवल 4% लोगों के पास इंश्योरेंस है ना। तो ये अच्छा डेटा है, अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है ई श्रम पोर्टल में, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर उनको जब हम आइडेंटिफाई कर ले तो उनके लिए कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है ना, तो आप इसको लिख के दिखा सकते हैं, मैं डेली बोलता हूं आप लोगों को। और यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है G20 से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है कि अब जो है भारत को इसकी अध्यक्षता मिलेगी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, ठीक। तो इसलिए ये न्यूज में अब G20 है क्या, तो ये एक अनौपचारिक समूह है
19 देश हैं इसमें और ईयू है, मतलब 19 कंट्रीज प्लस ईयू। और इसमें जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो हैं। इसको जो आपको सेटअप किया गया था 1999 में, जब 1996 में आप देखेंगे एशियन टाइगर क्राइसिस होता है और बहुत सारी जो इकोनॉमीज हैं वो आपके क्राइसिस फेस करते हैं, तो उसके रिस्पांस के तौर पे इसको जो है सेटअप किया गया। इसमें मेंबर कंट्रीज की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन तो है ही। अब इसको हमको याद नहीं करना, आपको मैप में देख जाना और एक जो ब्लैंक मैप है उसमें G20 को फिल करके रख लेना है और लगातार देखेंगे तो ऑलरेडी जब भी क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी तो वहां पर हम एलिमिनेशन से समझ सकते हैं कि कौन इसका मेंबर कंट्री है कौन नहीं। इसके बाद जो G7 कंट्रीज के सारे मेंबर्स है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आपकी बड़ी बॉडी, ये छोटी बॉडी। तो G7 के अंतर्गत जो G20 के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो भी सदस्य हैं वो सभी G7 भी उसमें होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अब G20 का जो है इंपॉर्टेंस क्या है, तो ग्लोबल लेवल पे अगर कोई भी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस होता है या इकोनॉमी के अंतर्गत कोई कंसर्न रेज होता है, कोई इशू आता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आपकी कार्यरत है। जैसे कि आप देखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद आप देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड की जीडीपी के 90% को, ग्लोबल ट्रेड के 80% को, है ना। वर्ल्ड के डोमेन में बात करें ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल एस्पेक्ट पे यहां पर बताया जा रहा है। इसके बाद पूरे पृथ्वी की पॉपुलेशन के 67% को ये रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके के डेटा हमारे पास लिख के रख लिए जाने चाहिए। इसके बाद यहां पर बोला गया कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ जब 2007-8 में आप देखेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, है ना। लेमन ब्रदर्स वाला जो क्राइसिस है आप लोगों को याद होगा। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि इसमें संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया और भी कई सारे बहुपक्षीय संस्थानों का भी प्रतिनिधित्व है। तो इसका ऑरा बहुत बड़ा है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसके पास चैलेंजेस क्या है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर ग्रेट पावर्स के बीच में राइवलरी देखी जा रही है, जैसे यूएस है, चाइना है, रशिया है। और यूक्रेन क्राइसिस के बाद तो ये जो है राइवलरी और भी बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसेंसस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, जो ये आपके टारगेट डिसाइड कर रहे हैं उसको अचीव नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर वही बताया जा रहा है नेक्स्ट जो पॉइंट में कि यहाँ पर कई सारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में ये फेल रहा है पास्ट में। जैसे एग्जाम्पल बताया गया कि 2014 में समिट हुई थी जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो यहाँ पर लीडर्स ने, G20 के लीडर्स ने अडॉप्ट किया था एक प्लान कि भैया हम अपनी इकोनॉमीज को बूस्ट करेंगे कलेक्टिवली 2.1%, लेकिन वो अभी तक उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। इसके बाद बिग पावर्स में जो कंसेंसस है वो नहीं बन पा रही है, वहां पर ब्लॉकेज देखा जा रहा है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया था जिसमें सभी प्रकार के संरक्षणवाद मतलब प्रोटेक्शनिज्म को जो है वो खत्म करना था या उसका विरोध करना था, है ना। और अमेरिका के अतिरिक्त सभी G20 के जितने मेंबर कंट्रीज हैं वो उसमें सहमत थे, लेकिन अमेरिका ने इसे रूल आउट कर दिया था। यहां पर ब्लॉकेट की स्थिति देखी गई, ठीक है, कंसेंसस नहीं बन पाया। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ग्लोबल इंपॉर्टेंस के और भी जो आपके इशू है, जैसे ट्रेड है, क्लाइमेट चेंज है और माइग्रेशन वगैरह है, तो इन मुद्दों के समाधान में इनकी विफलता देखी गई है। इसके बाद यहां पर देखेंगे आपके विश्व व्यापार संगठन की जो आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, तो जो वो उसकी प्रक्रिया है उस पर भी कंसेंसस बनाने में ये विफल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि G20 का सदस्य भला ही अमेरिका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब वहां के राष्ट्रपति थे तो उनके नेतृत्व में जो आपका WTO है उसके अंतर्गत जो अपीलिएट आपका एक बॉडी में नियुक्ति करनी थी, अपीलिएट जो आपकी संस्था है जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगी करती है, तो अपीलीय संस्था में किसी भी तरीके की नियुक्ति पर उन्होंने रोक लगा दी थी। लेकिन अब जो नए राष्ट्रपति हैं आपके यूएस के बिडेन, उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि G20 कंट्रीज ने यहां पर एक ये इनिशिएटिव लिया था कि भैया हम आईएमएफ का जो रिजर्व है, एसडीआर जो एलोकेशन होता है, उसको रेज करेंगे $650 बिलियन, है ना। लेकिन यहां पर आलोचकों ने ये बोला कि ये जो अमाउंट आप रेस कर रहे हो ये आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस से निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि G20 देश जो आपके हैं वो जलवायु लक्ष्यों पर भी गतिरोध को खत्म करने में विफल रहे हैं। कई देशों ने यहां पर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने पर अपनी सहमति दी है ना, और कईयों ने नहीं दी है ना। और कईयों ने बोला है कि कोयले का उपयोग कम करना चाहिए और कई लोगों ने कोयले को फेज आउट करने के लिए अस्वीकार भी कर दिया। तो यहाँ पर कंसेंसस नहीं बन पा रही, ये सब एग्जांपल। इसके बाद आप देखेंगे जैसे यूएस है, ईयू है, जापान है, कनाडा है, वो चाहता है कि जो G20 मेंबर्स हैं
ये आपके जो टेम्परेचर हमारे यहाँ बढ़ रहा है, तो उसकी जो आपकी इंक्रीमेंट है, वृद्धि है, उसको 1.5 डिग्री से कम तक में हम सीमित कर दें और 2025 तक कोयले का उपयोग बंद कर दें। ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है अभी तक। इसके बाद आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के पास। तो जब प्रेसिडेंसी है हमारे पास, तो जो कंसेंसस बनाने का काम है, वहां पर हम नेतृत्वकर्ता की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और हमारी जो रिसेंट की अचीवमेंट्स हैं, है ना, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में हमने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स लाया है, कार्बन कैप्चर में हमने प्लांटेशन जो है उसको बढ़ाया है, तो यहां से हम अपनी ब्रांडिंग वगैरह की भी अपॉर्चुनिटी को मोबिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम विश्व को ये भी दिखा सकते हैं अपनी जो क्षमता है कि भैया हमने किस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी किस तरीके से हमने अपनी प्रभावी क्षमता को दिखाया है। उससे निपटने के लिए हमने कैसे अपनी जो है निपुणता जो है हमने शो की है, तो उसको दिखाया है किसके माध्यम से, जैसे वैक्सीन सहायता किया हमने, डिप्लोमेसी के माध्यम से। तो हम जो है पूरे देश में, हम अपने देश को पूरे विश्व के सामने जो है बता सकते हैं कि हमारी क्षमता में संवर्धन हुआ है। उसके लिए सहूलियत होगी। इसके बाद इस जो इस समिट से, इस सम्मेलन से हम डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दे सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने में जो हमने प्रगति की है, जलवायु परिवर्तन का जिस टाइप से हमने मुकाबला किया है, अपने लक्ष्यों को पूर्ण किया है ना, तो उसमें हम बता सकते हैं कि हम यहाँ पर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं, है ना, और उससे हम पूरी वैश्विक मूल्य श्रृंखला के निर्माण पर भी योगदान दे सकते हैं और सभी जो आपके कंट्रीज हैं यहाँ पर उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी इस रास्ते पे आगे बढ़े। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हम अपनी क्षमता का यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो है वैश्विक स्तर पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। इसके बाद ये जो समिट है ये हमारे लिए क्रूशियल है, क्योंकि हमको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 2022 से 25 के बीच में जो G20 की अध्यक्षता होगी, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के पास होगी। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो ग्लोबल साउथ वाला हमारा कंसेप्ट है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वहां पर हम संयुक्त नेतृत्व पर जोर दे सकते हैं, है ना। उसके लिए ये आपका क्रूशियल साबित हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 2023 से 25 तक जो इसकी अध्यक्षता है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के हाथ में रहेगी। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर जैसे रशिया, चाइना, इनके द्वारा जो लगाए गए प्रतिबंध है ना, तो उन वहां पर भी हम सहयोग को आगे की ओर ले जा सकते हैं। सहयोग और समन्वय के द्वारा जो है हम वहां पर क्या कर सकते हैं, लाभ का दोहन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इस समूह के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभिन्न हितों वाले भी देश यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में हैं, जैसे P5 है, G7 कंट्रीज है, तो उनको भी एक साथ लाने में हमको यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भारत, और भारत को निभानी भी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भारत को G20 का जो प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले देश है उनके भी हितों को उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग लिख के बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो फ्लोर टेस्ट से रिलेटेड है। यहां पर अगर हम देखें फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्यों किया जाता है ये टेस्ट, तो सीधी बात है कि जो कार्यपालिका है उसको बहुमत साबित करके ये बताना होता है कि उसको विश्वास मत प्राप्त है। कुल मिला के आप ऐसा समझिए, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में बिल्कुल क्लियर कट है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, स्टेट भी है, यूनियन भी है और कॉन्करेंट भी है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारी विधायिका है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो इसमें क्या है, आपका क्या है, इसमें ओवरलैपिंग देखा जाता है, अति व्यापन देखा जाता है। तो आप ऐसा समझिए कि जैसे लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। ठीक है, तो वही बताया जाता है कि भाई कोई सरकार अगर है तो वो क्यों है, क्योंकि उसको बहुमत मिला है। किसका बहुमत मिला है, डेमोक्रेसी में डेमोस मतलब जनता का बहुमत है। तो जब तक बहुमत है तभी तक वो सरकार चलाने की शक्ति को एंजॉय कर सकती है। जिस दिन उसका बहुमत खत्म हुआ, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो उसकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा उस सरकार को। अब ये मतदान प्रक्रिया जो है वो कहां पर होगी, आम सभा में होगी, है ना, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। तो राज्य की विधानसभा होगा और सेंटर में लोकसभा होगा। ठीक, अब यहां पर अगर बहुमत पर क्वेश्चन मार्क लग गया, बोला गया कि भैया ये है कि आपका जो है अब लगता है कि बहुमत नहीं रह गया, तो आप
को क्या करना होगा, आप मतलब जो सरकार होगी, है ना, जो जिसकी सरकार होगी, जो सत्ता में होगी, तो उसको अपना बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत वहां पर क्या करना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा। और वो कैसे कराया जाएगा, जो भी प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले लोग होंगे उनके बीच में बहुमत जो है वहां पर देखा जाएगा कि बहुमत है कि नहीं। अब बहुमत अगर वहां पर सिद्ध हो गया, विश्वास मत पारित हो गया वहां पर, तो क्या हो जाएगा, सरकार अस्तित्व में रहेगी। और अगर बहुमत नहीं मिला, उनको अविश्वास मत वहां पर पारित हो गया, तो सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अब यहां पर जो वोटिंग की जाती है 3 आधार पे, वॉइस वोट का मतलब यह है कि यहां पर मौखिक रूप से जो है जितने भी आपके विधायिका के सदस्य होते हैं, अगर उन्होंने जो वहां पर वोटिंग कर दी है ना ध्वनि मत से, तो ठीक है। दूसरा ये डिवीजन वोट, इसमें क्या होता है कि डिवीजन किया जाता है ना, किसमें, डिवीजन वोट के अंतर्गत जो वोटिंग होती है, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, है ना, पर्चे वगैरह हैं, उनका उपयोग करते हुए मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाती है। वैलिड वोट की बात की जाए तो जैसे आप लोग गुप्त वोट करते हैं राज्य और संसदीय चुनावों में, है ना, राज्य के संदर्भ में और संसद के संदर्भ में, तो उनके दौरान जिस तरीके की वोटिंग होती है ना, एक तरीके की गुप्त वोट होती है। आप जो वोट देखते हैं वो किसी को पता नहीं होता, भले आप बाहर आके किसी को बता दे तो बैलेट में लिख के बताते हैं, तो उस तरीके के बैलेट बॉक्स के द्वारा भी वोटिंग की जा सकती है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन कभी फ्रेम नहीं होगा कि कितने तरीके की वोटिंग होती है ना, और वैसे भी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर पावर्स बताई जा रही है गवर्नर की फ्लोर टेस्ट के लिए, है ना। तो पहली चीज ये कि बिहार के कंटेक्स्ट में ये न्यूज है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहां पर जो आर्टिकल 175 सब क्लॉज 2 है, उसमें राज्यपाल सदन को आहूत कर सकता है, सदन को आहूत कर सकता है, और ये आह्वान भी कर सकता है कि भैया फ्लोर टेस्ट करवाइए, इससे पता चले कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं, विश्वास है या नहीं है। अब दूसरा ये कि यहां पर जो राज्यपाल को शक्ति का प्रयोग करना है, वो हमारे संविधान में जो उल्लिखित है आर्टिकल 163 के अनुसार करना है। तो उसके अनुसार वो अकेले ये निर्णय नहीं लेगा, जब कोई सरकार अस्तित्व में है तब की बात की जा रही। इसका मतलब ये कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री परिषद है, उसकी सहायता और सलाह पर ही कार्य करना होगा, ये संविधान में बताया गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर मान लीजिए जब सदन सत्र में होता है, जब सदन सत्र में होता है, तो ये जो फ्लोर टेस्ट का आह्वान करेगा वो कौन करेंगे, वो आपके सदन के स्पीकर करेंगे। लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होगी तो आर्टिकल 163 के अंतर्गत राज्यपाल वहां पर फ्लोर टेस्ट के लिए आह्वान कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सिंपल है, इसको रांची में अभी लॉन्च किया गया है। अब यहां पर क्या करना है, तो जो आदिवासी समुदाय है उनके समावेशी और सतत विकास के लिए उनको कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, सेवा भारती और जो युवा विकास सोसाइटी है, इन्होंने एक दूसरे के साथ साझेदारी करके इस परियोजना के सेकेंड फेज की शुरुआत की, इसलिए ये आपका न्यूज में। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो भैया जो भी भारत की युवा है उनको बहुआयामी आधार पर कौशल युक्त बनाया जाएगा, ताकि उस कौशल के माध्यम से वो आजीविका प्राप्त करने में योग्य बन सके, और उन्हें इसी उद्देश्य से यहां पर फंक्शनल लेवल पे स्किल दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसी के लिए आपका ये इनिशिएटिव लिया गया। अब इसके अंतर्गत इस प्रोजेक्ट में जो आपका जोर दिया जा रहा है वो किस पर दिया जा रहा है, किस ग्रुप में दिया जा रहा है, तो आपके जनजातीय समुदायों पर यहां पर फोकस किया गया है, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है। अब इस परियोजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है, स्किल इंडिया जो मिशन है उसको मोबिलाइज करना, उसको बूस्ट करना है। इसके बाद ये आपकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में स्किल डेवलपमेंट आपकी स्कीम है ना, और इसको जो फंडिंग वगैरह या वित्त पोषित किया जा रहा है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 आदिवासी जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रशिक्षित करना है। ये प्रोजेक्ट जो है 6 राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया है अभी, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और एमपी में, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसके अंतर्गत किया जा रहा है, तो सांसदीय जो आपकी परिसंकुल योजना है उसके अंतर्गत, ठीक है। अब यहां पर ये जो परियोजना है इसके अंतर्गत प्रशिक्षण देकर लोगों को उन रोजगार में अवसरों का सृजन करना, उन रोजगार के अंतर्गत अवसरों का सृजन करना है जो कि स्थानीय अर्थव्यवस्था से सिंक्रनाइज्ड हो, स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक हो, जैसे प्लम्बिंग हो गया, 2 व्हीलर की आपके मरम्मत रख रखाव हो गया, फार्म का मैकेनाइजेशन हो गया, सौर फोटोवोल्टाइक जो आपकी सेल वगैरह हैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए, इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कुल मिला के ये याद रखना है कि जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक हो, ऐसे क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना है और
उसी को ध्यान में रखकर उसी को प्राथमिक मानकर हमको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है इस परियोजना के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सीधी बात है, रूरल और जो आपकी लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, उसको इनहैंस करना। इसके बाद जो फोर्स माइग्रेशन है, क्योंकि विकल्पों की उपलब्धता कम होती है रूरल एरियाज में, इसीलिए हम माइग्रेट करके जाते हैं, चाहे हमें पढ़ना हो, चाहे हमको हेल्थ की फैसिलिटी अवेल करना हो, या कुछ भी आप अच्छी सुविधाओं का अगर उपभोग करना चाहते हैं, चाहे रोजगार की तलाश में, तो अपनी मेट्रो सिटीज में जाता है ना, बड़े बड़े शहरों में जाने की कोशिश करता है, तो उससे वहां पर जनसंख्या में दबाव बढ़ता है। अब जब जनसंख्या में दबाव बढ़ता है तो सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, संक्रामक बीमारी जो है वो जल्दी वहां पर फैलती है ना, बहुत सारे जो है वहां पर डिस्ट्रेस देखे जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं को वहां पर देखा जाता है। तो उसको कम करने के लिए भी जो यहाँ पर उद्देश्य के अंतर्गत उस समस्या का समाधान करने के लिए भी उसको उद्देश्य में समाहित किया गया है। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करना है, यहाँ पर संरक्षण करना है उनका। इसके बाद अदर इनिशिएटिव्स जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना, जो यूथ के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके प्रशिक्षण के लिए, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जन शिक्षण संस्थान है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है ना। ठीक है, निष्कर्ष ये है कि सीधी बात है कि जब हमारे यहाँ जो युवा है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, तो जब तक इस तरीके के प्रशिक्षण से उनको सशक्त नहीं बना दिया जाएगा, उनको कौशल युक्त नहीं बना दिया जाएगा, तब तक हम जनांकिकी लाभांश को अवेल नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली देश के समग्र विकास के लिए भी ये आपका एक आवश्यक निहितार्थ है। इसके बाद आप जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा है, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया गया है, जो किससे संदर्भित है? आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तेजी से विकास के लिए इसको हस्ताक्षरित किया गया। अब मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है वो क्या है? तो सीधी बात है, ये एक तरीके से फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी, ठीक है, माल ढुलाई वगैरह से संदर्भित है। इसमें रेल, रोड और यहां पर जो आपका उसकी एक्सेसिबिलिटी को तो इंश्योर करेंगे ही, रेल और रोड को, यहाँ पर इनलाइन वाटरवेज को भी एम्बेडेड किया गया है, और यहाँ पर जैसे और भी चीजों को रखा गया है, जैसे कंटेनर टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल है, वेयर हाउसेज है, कोल्ड स्टोरेज है, जो मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग की फैसिलिटीज है वो दी जाएंगी, वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि कस्टमर क्लियरेंस है ना, और स्टोरेज यार्ड्स है, क्वारंटाइन जोन है, टेस्टिंग फैसिलिटीज है, वेयर हाउसिंग को यहाँ पर फैसिलिटेट करना, उसके मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो कुल मिला के जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड पूरी चेन है उसको सशक्त करने के लिए सारे आयाम इसमें सम्मिलित है। अब इसके बाद इसको किस मॉडल पे काम किया जा रहा है? तो हब एंड स्पोक मॉडल, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत, हब एंड स्पोक मॉडल। इसके अंतर्गत राजमार्ग, हाईवेज जो है, रेलवे जो है, इनलाइन वाटरवेज जो है, इनके माध्यम से जो भी माल परिवहन किया जा रहा है उनको एकीकृत करके उनका समुचित रूप से विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो लॉजिस्टिक का क्षेत्र है हमारे देश के अंतर्गत, उसमें दक्षता हासिल करने के लिए यहाँ पर जो मल्टी मॉडल एक कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है। क्यों अपनाया जा रहा है? ताकि एकीकृत रूप से लॉजिस्टिक के क्षेत्र में हम दक्ष बन सके, और उसी के अंतर्गत सहयोग और सहयोग मॉडल को क्या किया गया? रेखांकित किया गया है ना, कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन है ये आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर, तो इस परियोजना के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको बड़े पैमाने पर जो है मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ उनको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। उसके लिए जो मॉडर्न वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज है उनको डेवलप किया जाएगा, उसके लिए तैयार करना है ना, उसको जो है सशक्त करना है। वेयर हाउसिंग वाला एस्पेक्ट हो गया आपका। उसके बाद जो कार्गो का मूवमेंट होता है उससे रिलेटेड जो सभी सर्विसेज हैं उनके लिए ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, जैसे पार्किंग है, ट्रकों का मेंटेनेंस है, कस्टम क्लियरेंस है, वेयर हाउसिंग है, तो इनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह कार्यरत रहेगा। इसके बाद अत्याधुनिक जो माल ढुलाई प्रबंधन प्रणाली है उसके लिए प्रौद्योगिकी का यूज करेंगे कार्यान्वयन के लिए, तो वहां पर भी फोकस करना है। इसके बाद जैसे पैकेजिंग है, रीपैकेजिंग है, लेबलिंग है, तो इस तरीके की जो वैल्यू एडिड सर्विसेज है वो भी यहाँ से जो है सशक्त हो सकेंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि इस समझौते का जो उद्देश्य है वो सबसे मेन चीज जो इसमें बताया जा रहा है कि जो माल ढुलाई को एक तो इंटीग्रेट करना है, सभी जो हमारे एस्पेक्ट है उनको इंटीग्रेट कर देंगे हम, रेलवेज हो, हाईवेज हो, इनलाइन वाटरवेज हो, तो इससे होगा क्या कि जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है हमारे यहाँ वो कम किया जाए, इसलिए तो इसको किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल एस्पेक्ट में तो जो
अंतरराष्ट्रीय मानक है उनके अनुरूप जो लॉजिस्टिक्स की लागत है उसको 14% से कम करके हमको 10% से नीचे लाना है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको आप अपने पास लिख के भी रख सकते हैं, बाकी तो सिंपल पॉइंट्स है यहाँ पर। नेक्स्ट फेज जो हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, पहला एमसीक्यू जो है यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है यहाँ पर स्टेटमेंट। तो पहला ये कि नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 31 जुलाई 2008 को, बिल्कुल ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया कंपनीज एक्ट 1956 की सेक्शन 25 के अंतर्गत, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एस्टैब्लिश किया था PPP मॉडल पे, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है आपका, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इसके अंतर्गत 49% ओनरशिप को यहां पर क्या करती है, शो करती है। मतलब उसके पास 49% जो है इसका हिस्सा है, 49% उसकी ओनरशिप है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे और लास्ट एमसीक्यू देखेंगे आज का। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले ये कि इसको एस्टैब्लिश किया गया 1874 में, बिल्कुल ठीक बात है। इसका हेडक्वार्टर जो है बर्न स्विट्जरलैंड में है, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तीसरा ये कि ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना, 192 सदस्य देशों के साथ, ठीक है। इसके बाद ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट ये है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसको क्यों एस्टैब्लिश किया गया, तो पोस्टल सर्विस से रिलेटेड इंटरनेशनल रेगुलेशन के लिए। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सही ही पूछा जा रहा था। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें क्योंकि यही हमारी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।